हिंदी विवेक के डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्नेहा वतंस। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय जो हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं या मनाते हैं, उसका औचित्य क्या है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? औचित्य क्यों है? बरा जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो दिन हम हिंदू साम्राज्य दिवस के नाम से मनाते हैं वह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस जी। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। और वह दिन हम हिंदू साम्राज्य दिन इस नाते से मनाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक राजा के राज्याभिषेक का दिवस हिंदू साम्राज्य दिवस के नाते क्यों मनाना चाहिए। तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलट करके पीछे देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि इस भरत भूमि पर अनेक विविध इस प्रकार के साम्राज्य थे। लेकिन 712 में जो सिंध प्रांत पर हमारे राजा ताहिर के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जी। उसके पश्चात इस्लाम का जो आक्रमण हमारे देश पर हुआ, और उस कालखंड में हमारे यहाँ के जितने भी हिंदू राज्य थे वे सारे ढह गए, वे खत्म हो गए। और ऐसी विपद परिस्थिति में अनेक शतकों के कालखंड के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार हिंदुओं का राज्य यहाँ पर निर्माण कर दिया। और इसलिए वह दिन हमारे लिए हिंदुओं के साम्राज्य का दिवस है, हिंदुओं के साम्राज्य के निर्माण का दिवस है। और इसलिए हम वो हिंदू साम्राज्य दिवस के नाते मनाते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो जिस पर इतिहासकार बहुत कम चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो कौन से अनछुए पहलू हैं? जरा उस पे एक बार ध्यान आकर्षित कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अनन्य साधारण गुणों के धनी थे और जी। उनके सारे गुणों की बहुत चर्चा हम करते हैं। आज के कालखंड में मैनेजमेंट गुरु के नाते भी उनके गुणों की चर्चा होती है, उनके सारे कार्यों के तरफ आज के परिभाषा में भी देखा जाता है। जी। लेकिन जिस प्रकार से उनके साम्राज्य का हेतु था, साम्राज्य निर्माण का हेतु था, उनके पूरे जीवन कार्य का हेतु था, वह निश्चित रूप से हमारे ध्यान में आता है कि हिंदुत्व के यानी कि राष्ट्रीयत्व के पुनर्जागरण का, नहीं नहीं, उनके पुनर्स्थापना का हेतु मन में लेकर के उन्होंने काम किया। और मैं हम्म। समझता हूं कि इतिहास का उस पहलू की तरफ इतनी गंभीरता से देखते नजर में नहीं आते हैं, तो उन्होंने उस पर नजर से भी शिवाजी जी। महाराज की जीवनी की तरफ देखना चाहिए। पर इसके पीछे का मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? इतिहासकार क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ऐसे कौन से क्यों चर्चा कम करते हैं? तो उसके लिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा। जी। उदाहरण सुनने के पश्चात अपने मन के सारे प्रश्न निकल जाएंगे। हम सभी ने इतिहास, हमारे पाठशाला शालेय जीवन में इतिहास नाम का विषय हमने पढ़ा, उसमें रटा भी है हमने। मुझे याद है कि 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं की कक्षा में हमको एक प्रश्न पूछा जाता था। वो ये था हाँ। कि भारत का शोध किसने लगाया। जी, और वास्को डी हमसे गामा। हमारे टीचर ने हुँ। रटवा के लिया था कि भारत का शोध किसने, तो वास्को द गामा ने लगाया। और ये एक मार्क के लिए जरूर प्रश्न आएगा और आपने रट करके वो उत्तर लिखना है। सारे बच्चों ने वो किया, हमने जी, जी। किया। लेकिन हाँ। आज बड़े होने के पश्चात ये ध्यान में आता है कि वास्को द गामा के पुरखों को कपड़े पहनने की भी अक्कल नहीं थी। तब हमारा भारत ये अत्यंत सुसंस्कृत, वैभव संपन्न इस प्रकार का एक राष्ट्र था। और उसी राष्ट्र में हमारे बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वास्को द गामा ने आपको ढूंढ निकाला। तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात, इतिहास के नहीं, साथ नहीं। में खिलवाड़, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई। लेकिन दूसरे पहलू से अगर हम देखेंगे तो हमारे नजर में ये आता है कि वास्को द गामा ने सही में भारत को ढूंढा था। लेकिन किसके लिए? तो यूरोपियन लोगों के लिए।
यूरोपियन हाँ। लोगों को भारत में जाने का रास्ता पता नहीं था, वो वास्को द गामा ने बताया। और हम्म, इससे यह साबित होता है कि जी। हमको जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो यूरोपियनों के नजर से, यूरोपियन नहीं, दृष्टि से। इतिहासकारों ने जो यूरोपियनों के नजर से जो हमारे भारत की तरफ देखा और इतिहास लिखा, वही आपको बताया जाता है। और यही कारण है कि शिवाजी महाराज के जो पहलू जो हमें अच्छे लगने हाँ, चाहिए वो हम तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उन पहलू को उन्होंने देखा नहीं। उनको जो अच्छा लगा, उनको जो यहाँ वही से तो। आगे लेकर के जाने के लिए अच्छा लगा, वही पहलू उन्होंने आगे लेकर के गए उन इतिहासकारों ने। और उससे ही हम पढ़ते आ रहे हैं, उससे ही हम सीखते आ रहे हैं, और उससे ही हम बच्चों को सिखाते आ रहे हैं। स्वाभाविकता ये पहलू ढके गए। जी, जी। अच्छा, मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य, पराक्रम, वैभव और तेजस्वी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनका जन्म हुआ, तो जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का कालखंड किस प्रकार का है, उसके तरफ थोड़ी सी रोशनी हम डालेंगे तो ज़रूर। समझ में आएगा कि किस हुँ, परिस्थिति में महाराज ने काम किया। तो हम देखेंगे कि इस्लामी आक्रांता ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। केवल आक्रमण नहीं किया, उन्होंने बर्बरता पूर्वक व्यवहार यहां पर किया। दुर्भाग्य से उनके आक्रमण में हम पराभूत हो गए। हम पराभूत हो गए, इसलिए हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीबन 20,000 मठ मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो गया। उनको तोड़ा गया, फोड़ा गया, लुटा गया। दूसरा आक्रमण किस पर हो गया? तो हमारी गौ माता, यह हुँ, केवल हमारे श्रद्धा का विषय नहीं थी, हमारे अर्थनीति का आधार भी हमारी गौ माता थी, क्योंकि माता। हम कृषक थे। और कृषि का आधार, कृषि करने के लिए जो सारी महत्व की चीजें हैं, यानी कि कृषि करने के लिए बैल लगता होगा, कृषि करने के लिए खाद लगता होगा, कृषि करने के लिए जो कृषक में ताकत चाहिए वो भी गोरस पी करके ही आती है, यानी कि दूध पी करके आती है। इसलिए गौ माता केवल हमारे श्रद्धा का विषय नहीं है, वो हमारे कृषि का आधार था, हमारे अर्थनीति का आधार था। तो उसके ऊपर भी आक्रमण हो गया। और जहां पर गौ हुँ, माता पूजी जाती थी वहां पर गौ माता की हत्या शुरू हो गई। हमारे हुँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। यह भारत है कि जहां पर सीता मैया के शील के रक्षा हेतु रामायण हुआ है, द्रौपदी हाँ, मैया के सम्मान के रक्षा हेतु महाभारत हुआ है। लेकिन हम हमारी माता बहनों की रक्षा नहीं कर पाए। हम उन आक्रांताओं से पराभूत हो गए, इसलिए हमारे मंदिर टूटे, गौ माता की हत्या हो गई, हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो गए, हमारे यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके विदेशों में बेचा गया। हमें अगर, हाँ, हमारे देश में ही हमें अगर जीवित रहना है तो जिजिया हमको देना पड़ता था। हाँ, जी। इतने हुँ, अनन्वित अत्याचार, एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों वर्ष तक यहाँ पर चल। और ऐसी परिस्थिति में हम हमारा आत्मसम्मान खो दिए, स्वाभिमान खो दिए, और हम लाचार हो गए। और इन्हीं पर की आक्रांताओं की नौकरी करना, उनके दरबार में जाकर के नौकरी करना, यही हमने स्वीकार किया, पूरे समाज ने स्वीकार किया। और ऐसी नौकरशाही। परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान की चिंगारी लगाई। ये उनकी हुँ, तेजस्विता। और जब यह स्वाभिमान की चिंगारी उन्होंने लगाई, बिखर गए लोगों को एकत्रित किया, और हम हमारे देश के लिए, इस माटी के लिए काम करेंगे, हमारे संस्कृति के लिए काम करेंगे, हमारे धर्म के लिए काम करेंगे। इस प्रकार का भाव जब उन्होंने लोगों के दिल में जगाया, और जगा करके छोड़ा नहीं, उनको संगठित किया, और ऐसे सर्वशक्तिमान जो मुगल ताकत थी उसके खिलाफ उनको लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तब जाकर के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। तो यह उनकी तेजस्विता है। अपने मन का जो, अपने मस्तिष्क में जो, अपने मन में जो भाव है, जो विचार है, वो विचार अपने अनुयायियों में संक्रमित करना, और अपने मन में जो ध्येय है वो ध्येय उनके हृदय कमल पर अंकित करना, यह किसी भी नेतृत्व का सबसे बड़ा पहलू होता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो आग
छत्रपति जी के मन में थी, दिल में थी, वही आग लेकर के सारे मावड़ाओं ने काम किया है। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी विशेषता हमारे महाराज की थी। इसलिए मैं बहुत बार एक वाक्य में कहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज यह व्यक्ति नहीं थी, उनको केवल एक व्यक्ति के नाते से मत देखिए, वो वृत्ति है। उस वृत्ति को हमने पहचानना चाहिए। तो वो वृत्ति जगाने का काम उन्होंने किया, वो उनका महत्व है, बड़ापन है। वही है कि जो मुगल आक्रामक थे, उनका विध्वंस छत्रपति शिवाजी ने किया। मुगलों की बहुत शाही नीति थी, जैसे जजिया कर लगाया, उन्होंने महिलाओं से बर्बरता किया तो पर्दा प्रथा का जन्म हुआ, उसको भी तोड़ा गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत विध्वंस किया, उन बातों को नकारा। जी। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने अपने सैनिकों में इतना निष्ठा और विश्वास अपने प्रति कैसे पैदा किया? ये सैनिक, हाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि एक शिवाजी छत्रपति महाराज एक वैभवशाली व्यक्तित्व थे। तो उनके व्यक्तित्व को देखकर उनके सैनिक में इतना निष्ठा और विश्वास कैसे हो गया? इसके पीछे का कारण क्या है और क्या उन्होंने सैनिकों ने क्या देखा उनमें? बराबर। कैसे है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की और एक विशेषता है कि मराठी में कहा जाता है, आधी केले मग सांगितले। यानी कि पहले जो नेता है, वो नेता ने पहले करना चाहिए। अगर मैं कोई चीज करूं और फिर मैं लोगों को बताऊं कि ऐसे करना चाहिए, तब जाकर के लोग करेंगे, नहीं तो उनका विश्वास नहीं रहेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने चरित्र से, या क्या कहेंगे कि अपने, हाँ, अपने नेतृत्व से लोगों में यह परिपाटी रखी है। उन्होंने बहुत सारे, मतलब शाहिस्ते खान का उदाहरण हम देखेंगे। उन्होंने शाहिस्ते खान को मारने के लिए किसी अपने सैनिक को, सरदारों को नहीं भेजा, वे स्वयं वहां पर गए। जब लोगों को लगता है कि ये राजा हमारे लिए, वो सरदार का पुत्र है, शाहजी राजा के पुत्र है, अगर चाहते तो वो भी ऐश आराम के साथ रह सकते थे, लेकिन वे हाँ। हमारे लिए काम कर रहे और अपने जान को जोखिम में रख करके काम कर रहे। ये जब लोगों के सम्मुख आया, तब लोगों में विश्वास निर्माण हो गया कि शिवाजी महाराज यह केवल बोलने वाले नहीं है, वो करने वाले हैं। हमारे लिए वो जान भी हथेली पर लेकर के करने वाले। अफजल खान था, अफजल खान को भेंट करने के लिए वे स्वयं गए, किसी अपने सरदार को नहीं भेजा। तो यह साहस का परिचय जब खुद उन्होंने दिया, तब सारे, हाँ, उनके साथीदार है वो भी साहस दिखाना शुरू हो गए। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि उनके पहले जिस प्रकार का अत्याचार इस भूमि पर हुआ था, माँ जिजाऊ का बहुत अच्छा योगदान उसमें है। माँ जिजाऊ में जब महाराज तो बहुत छोटे थे, तभी जब पूना में शाहजी राजा से निकल करके, बीजापुर से निकल करके पूना में रहने के लिए माँ जिजाऊ आई, उनके साथ बालराजे आए। और ऐसे किया गया था कि वहां पर हल चलाया गया था गधों को लेकर के, ताकि उस क्षेत्र में फिर कोई खेती बाड़ी नहीं करे। उस पूना जो है, उस पुनौड़ी ग्राम, उसको जला दिया था मुरार जगदेव ने, और वहां पर गधों को लेकर के हल चलाया था, ताकि वहां पर कोई आकर के बसेगा नहीं। हमारी जीजा माता ने, जिनको हम राजमाता नहीं राष्ट्र माता कहते हैं, तो उन्होंने सोने का हल बना करके वहां पर चलाया और लोगों के मन में यह विश्वास जगाया कि वो मुरार जगदेव ने शायद पुणे को जलाया होगा, लेकिन आज फिर हम उस पुना को खड़ा करेंगे। लोगों को उद्युक्त किया कि आप आकर के यहाँ पर बस जाओ। उनके लिए कुछ, आज की भाषा में कहेंगे तो कुछ फैसिलिटीज वहां पर उन्होंने प्रदान की, उनकी रक्षा की जिम्मेवारी ली। लोग आ गए, उनके सुखों में शामिल हो गए, उनका दुख भी बांट करके लिया। हम जानते हैं कि एक हमारी बहन के ऊपर अत्याचार हुआ था, रांझे नाम का एक गांव पुणे के नजदीक। उस गांव के पाटिल ने, पाटिल यानी कि गांव का मुखिया रहता है, सुशासन वहां पर कायम रखना, कानून का राज रखना, ये उनका काम होता है। लेकिन उसने ही बदसलूकी की थी वहां के किसी एक महिला के साथ, बहन के साथ। तो वो न्याय मांगने के लिए
राजा के दरबार में यानी कि जिजाऊ माँ साहब के पास आए और महाराज जी ने क्या किया हम सभी जानते हैं कि चौरंग बना दिया यानी कि उसके हाथ और पैर काट दिए। उसके कारण लोगों में विश्वास आ गया कि अभी यह न्याय का राज्य आ गया है, कानून का राज्य आ गया है। यानी कि धर्म के आधार पर राज करने वाला, धर्म के आधार पर लोगों को आगे लेकर के चलने वाला राजा हमको मिल गया है। यह विश्वास उनके दिल में आ गया कि हमारा सम्मान होगा, हमारी माँ बहनों का सम्मान होगा, धर्म का सम्मान होगा, हमारे श्रद्धाओं का सम्मान होगा। और जब श्रद्धाओं का सम्मान है, हमारे परिवार का सम्मान है, तब जाकर के फिर उस राजा के लिए हम कुछ भी करने के लिए, हमारा जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। इस प्रकार का भाव लोगों में निर्माण हो गया और वो लोग जुड़ते गए। अच्छा, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके जीवन का कौन-सा ऐसा निर्णय है जिसने इतिहास को ही बदल दिया और इतिहास की दिशा को बदल दिया? तो उनके द्वारा कौन-सा ऐसा निर्णय है? ऐसे है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के अनेक रोमहर्षक इस प्रकार के प्रसंग हैं हुँ। और जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया, तो अफजल खान का वध, हुँ, यह लोगों को अत्यंत रोमहर्षक इस प्रकार से लगता है। हम भी देखते हैं आजकल वो चित्र का डीपी रखना, स्टेटस रखना इस प्रकार से, हुँ, क्योंकि वो युद्ध ही ऐसे है ना कि जी। आदर्श युद्धों में से एक युद्ध है। और स्वाभाविक रीत्या कि जिहाद को किस प्रकार से खत्म किया जाना चाहिए, उसका एक उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस युद्ध से दिया, इसलिए वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं, मुझे उससे भी बढ़कर एक प्रसंग हुँ, उनके जीवन का लगता है। कौन सा प्रसंग हुँ, है बेन? तो हुँ, पुरंदर में तह हो गया और उस ट्रीटी के कारण, तह के कारण, समझौते के कारण छत्रपति हुँ, शिवाजी महाराज को आगरा जाना पड़ा। अच्छा। हमको वो प्रसंग शायद सभी को पता है कि आगरा जाने के पश्चात जब वे दरबार में पहली बार गए, किसके हुँ, दरबार में गए? औरंगजेब के दरबार। अभी औरंगजेब कौन है? यह मुगल सल्तनत का बादशाह है, आलमगीर। आलमगीर यानी कि पूरे लगभग विश्व का राजा है, ऐसे वो खुद को मानता था। अत्यंत विस्तृत इस प्रकार के क्षेत्र में हुँ, काफी समय तक राज करने वाला राजा यानी कि औरंगजेब है। और जी। उसका आज के भारत की अगर हम कल्पना करें तो आज के भारत के बाहर यानी कि उस वक्त का जो भारत था, अखंड भारत था, वो काबुल कंधार से लेकर के आज के बांग्लादेश तक ऐसा विस्तृत फैला हुआ उसका राज्य था। अत्यंत हुँ, शक्तिमान इस प्रकार का राजा है वो। हजारों की नहीं, लाखों की तादाद में उसके पास फौज है, लाखों की तादाद में उसके पास खजीना है। इस प्रकार के सर्व दृष्टि से अत्यंत शक्तिमान इस प्रकार का राजा है। केवल राजा नहीं है, वो हुँ। अत्यंत घमंडी भी है, उसके साथ साथ अत्यंत क्रूर भी है। औरंगज़ेब की क्रूरता तो स्पष्ट है सबके सामने। जी, सबके सम्मुख है। अपने पिता को किस प्रकार से उसने प्रताड़ित किया सभी जानते हैं। अपने जी। बड़े भाई का सर किस प्रकार से उसने काटा, उनकी हत्या कर दी, वो भी सभी जानते हैं। तो इस प्रकार का क्रूर है। और उसके दरबार में जाकर के छाती चौड़ा करके उसको ललकारना, कोई स्वप्न भी इसका देख नहीं सकता था। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ललकारा। ऐसा कहा जाता था कि दिल्लीश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ, यानी कि दिल्लीश्वर यही जगदीश्वर है, वही भगवान के स्वरूप है। ऐसा जब पूरे भारतवर्ष में लोग मानते थे, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दिनों में वहां पर जाकर के, अरे हमारे क्षेत्र में तो हमने साहस दिखाया ही है, लेकिन आपके दरबार में जाकर के आपके सारे साथियों के, सरदारों के, उमराव के समक्ष हुँ, आपको खुला चैलेंज देना, मैं समझता हुँ, हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे प्रेरक, सबसे रोमहर्षक प्रसंग वह है। और उसके कारण क्या हो गया? हुँ। उसके कारण उसके औरंगजेब के दरबारी जो थे, उसके सरदार जो थे, कुछ लोग तो शिवाजी महाराज के हाथ का मार खा करके, दौड़ करके, भाग करके आए भी थे।
तो बाकी लोगों में भी दहशत निर्माण हो गई कि अरे भाई, ये तो हमारे यहाँ पर आकर के इस प्रकार से स्वाभिमान के साथ ललकार सकता है, तो इसकी हम्म, ताकत कितनी होगी। ये एक बात होगी। और दूसरे बात, जितने भी हिंदू थे पूरे भारतवर्ष के, वो सारे हिंदुओं के मन में एक प्रकार का स्वाभिमान, वो स्फुल्लिंग, वो चेता जागृत हो गई। ये है, हमारे लिए भी गरजने वाला कोई तो है, हमारे लिए भी शौर्य साहस का परिचय देने वाला भी कोई राजा है। इस प्रकार का भाव उनके भी मन में निर्माण हो गया। और इसलिए मुझे लगता है कि वह जो प्रसंग है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का अत्यंत प्रेरक प्रसंग है, ऐसे मुझे लगता छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासन मॉडल है, उससे आधुनिक भारत क्या सीख सकता है? अभी के परिदृश्य में इनसे क्या शिक्षा मिलती है है। बराबर। उनके जो राज्य किया? जी। अच्छा प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन, यानी कि जिसको हम स्वराज्य कहते हैं, हाँ। जब हमारे जनमानस में कोई भी आदर्श राज्य की कल्पना अगर हम करें, तो हमारे सामने तुरंत दो नाम आ जाते हैं। एक है प्रभु रामचंद्र जी का राम राज्य, यानी कि हमारा राज्य कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे राम राज्य होना चाहिए, ऐसे हम स्वाभाविक कहते हैं। संस्कृत भाषा में बोलते हैं। जी। बस पूरे भारत में ही हम बोलते हैं। तो यानी कि हमारा जो मानक है कि किसी आदर्श राज्य का अगर कोई मानक है, तो वो राम राज्य है, और उसके पश्चात अगर कोई है तो वो स्वराज्य। तो स्वराज्य के पहलू अनेक है। सुशासन, कानून की व्यवस्था, यानी कि हर किसी को लगेगा कि मेरा राज्य है, जी। ये किसी राजा का राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है, क्योंकि इसके साथ मैं जुड़ा हूं। क्यों? क्योंकि उनको सुरक्षा मिल गई, उस राज्य में उनको सुरक्षा मिल गई। और जब सुरक्षा होती है, तब जाकर के विकास होता। तो आर्थिक विकास भी हमारे लोगों का तब हुआ है, क्योंकि पहले भगदड़ थी, अशांतता थी, कभी भी उठ लोगों को करके युद्ध पैसा। हुआ। हाँ, लड़ाइयाँ होती थी, लोग लूटे जाते थे। अब उनको लगा कि नहीं भाई, अभी हमें कोई डर नहीं है, हाँ। हम शांति से हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम खेती बाड़ी संभाल सकते हैं, हम अपना कारोबार कर सकते हैं, हम हमारे त्योहार भी मना सकते हैं। ये सारा विश्वास जब उनके मन में आ गया, तो जी। मुझे लगता है इससे बढ़कर के राज्य की कल्पना क्या हो सकती है, जब लोगों को लगे कि यह राज्य मेरा ही है। उससे और बढ़कर के क्या होना चाहिए। तो हर किसी को न्याय मिलता था, हर किसी को अपने पसंदीदा काम करने की उनको मुभा थी। हाँ, उसके सारी साथ, बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिली रहती थी, तो इसके हाँ, लिए उसके और साथ क्या महिलाओं का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, सारे के सारे जो श्रमजीवी है, उन सारे श्रमजीवियों का सम्मान है। चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये अपना राज्य लगा। और कहाँ तक ये अपना राज्य लगा, उसकी भी एक ऊंचाई है। वो ऊंचाई क्या है, 2 मिनट में केवल मैं बताता हूँ। हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने अपनी सारी ताकत लेकर के यहाँ पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया स्वराज्य के ऊपर। स्वराज्य के ऊपर धावा बोल देने के पश्चात केवल 9 वर्ष में शंभू राजा की हत्या हो गई। वो किस निर्घुण पद्धति से हो गई, हम सभी जानते हैं। शंभू राजा के मृत्यु के पश्चात, उनके हत्या के पश्चात 18 वर्ष तक का संघर्ष चला। पूरे 27 वर्ष का संघर्ष है लगभग औरंगजेब का। शंभू राजा के पश्चात हमारे राम राजा जिंजी में है। हमारे राज्य को कोई छत्रपति नहीं है, फिर भी यहाँ की जनता लड़ी। छोटे से बड़े, महिलाओं से लेकर पुरुष, सारे के सारे लोग लड़े, क्योंकि उनको पता था कि यह हिंदवी स्वराज्य, यह शिवाजी राजा का नहीं है, ये मेरा है, अपना है, हम सब हिंदुओं का राज्य है। और उसके लिए वे लड़े। और इससे ही यह साबित होता है, सिद्ध होता है कि यह राज केवल किसी राजा महाराजा का नहीं था, किसी राजा महाराजा ने खुद के लिए नहीं किया था।
तो बल्कि ये लोक कल्याण के लिए निर्माण किया हुआ हिंदवी स्वराज्य है, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए निर्माण किया हुआ स्वराज्य है, हिंदवी राज्य है, हिंदू पदपातशाही है। ये उसकी विशेषता थी और आज इसकी आवश्यकता है। आज हर एक को लगे कि यहाँ पर ये मेरा राज्य है, जो कारोबार चल रहा है वो सुशासन के साथ चल रहा है, हर किसी को न्याय मिल रहा है, हर किसी के श्रम की, हर किसी व्यक्ति के परिवार की, महिलाओं की, एक छोटे से छोटे तबके के किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान यहाँ पर हो रहा है। जब ऐसे लगेगा तब वो अपने राज्य के साथ जुड़ जाएगा और तब सही मायने में ये लोक राज्य हम कह पाएंगे। तो इसलिए आज के दिनांक में, आज की परिस्थिति में भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सारे गुणों का अभ्यास करना चाहिए और उन्होंने जिस प्रकार से राज यहाँ पर चलाए उस प्रकार का राज हमने चलाना चाहिए। लोगों के साथ उनके मन में इस प्रकार का भावना निर्माण हो, ऐसे हमने कारोबार चलाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता जी, जब आप हिंदू स्वराज की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में हिंदू समाज संरक्षण के लिए क्या करने की आवश्यकता है? इस पर भी एक बार चर्चा करें। है। तो हिंदू समाज आज अगर हम देखेंगे तो विभिन्न उनके मन में जो फेक नरेटिव्स निर्माण किए गए और पाठ्यक्रमों से भी मैं कहूंगा और जो खुद को पुरोगामी विचारवंत कहते हैं ऐसे लोगों के द्वारा मैं कहूंगा, स्यूडो सेकुलरिस्ट मैं कहूंगा, और सबसे अहम हिस्सा तो बॉलीवुड ने निभाया और हमें गुमराह किया है। और केवल ये गुमराह नहीं किया बल्कि हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स शायद हुई होगी कुछ, तो उसको यानी कि घोड़ा आणि जोड़ा मराठी में कहा जाता है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने किया वो आज तक चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। और इसलिए हमारी राष्ट्रीयत्व निर्माण होने नहीं दिया, उसको कैसे कमजोर किया जाए, राष्ट्रभक्ति को कैसे कमजोर किया जाए, राष्ट्रीयता की वृत्ति को कैसे कमजोर किया जाए, इसके तरफ लोगों ने ध्यान दिया है, उसके लिए काम किया है। और हम सब आज संगठित नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि शिवाजी महाराज ने सारे के सारे लोगों को एकत्रित किया है। मैं कौन मराठा, मैं कौन ब्राह्मण, मैं कौन माड़ी, मैं कौन लोहार, मैं कौन चमार, मैं कौन सुतार, मैं कौन फलाने ज्ञाति का, ये सारे भेदभाव भुला करके मैं हिंदवी स्वराज्य के लिए लड़ने वाला मावड़ा हूं, यह भाव उन्होंने जगाया। आज हिंदू समाज ने भी वही अपनाने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं? तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो अनाड़ी है, मैं श्रीमंत हूँ, वो गरीब है। ऐसे सारे के सारे भेद भुला करके मैं कौन हूं? तो मैं हिंदू हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मेरा राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है और इसलिए मैंने एक समाज के नाते, हिंदू समाज के नाते एकत्रित आना चाहिए। यह विचार हम सभी ने करना चाहिए। यह सबसे पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे मन के अंदर स्वाभिमान निर्माण किया है, एक अभिमान निर्माण किया है। किसके प्रति? मेरे देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति। आज हम हमारे संस्कार भूल गए। आज जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम छोड़ रहे। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के हमें वो हमारे संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। उसकी भी प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज देते हैं। केवल जुड़ करके रहने से नहीं चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें प्रेरणा दी है कि कितनी भी परिस्थिति विपद क्यों ना हो, आप अगर ईश्वरीय कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो आप उस कार्य पर चलते रहिए, अड़िग रहिए और कैसे भी परिस्थिति हो आप उसमें से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ते रहे। यह भी विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और फिर ऐसे अनेक प्रसंग समाज जीवन में आएंगे, अनेक प्रसंग राष्ट्र जीवन में आएंगे, अनेक प्रसंग वैयक्तिक जीवन में आएंगे संघर्ष के। उस संघर्ष
के प्रसंग में भी हमने अपने धैर्य को खोना नहीं है, बल्कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर साहस, जहां पर आवश्यकता है वहां पर बुद्धि चातुर्य, और इन दोनों को हैंड इन हैंड यूज करके वापर करके दोनों को साथ में लेकर के हमने आगे बढ़ना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया, हमको यह करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने दुर्दम्य साहस का और धैर्य का परिचय आज के संघर्ष के कालखंड में हमको देना पड़ेगा उनके। और आगे जाकर के मैं ये कहूंगा कि केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता क्या है? क्या शिवाजी महाराज के पहले यहाँ पर कोई तेजस्वी राजा होकर के नहीं गए क्या? पराक्रमी राजा होकर के नहीं गए क्या? कोई वैभव संपन्न इस प्रकार के राज होकर के नहीं गए क्या? तो हुए। क्या हमारा इतिहास त्याग का नहीं है क्या? है। बलिदान का नहीं है क्या? है। पराक्रम का नहीं है क्या? है। फिर शिवाजी महाराज की विशेषता क्या है? तो शिवाजी महाराज ने जो जिहादी आक्रमण हमारे देश के ऊपर हो रहा था उनको उसी भाषा में जवाब दिया है। और जो आज तक का हमारा इतिहास त्याग का था, बलिदान का था, पराक्रम का था, उस इतिहास को विजय के इतिहास में परावर्तित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। आज भी हमें वो करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि आज केवल भारत नहीं, पूरा विश्व जिहाद के कारण वहां पर कुछ ना कुछ उलट पुलट हो रही है, जूझ रहा है। तो ऐसे में केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को आज छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श की आवश्यकता है। क्योंकि जिहाद के खिलाफ किस प्रकार से लड़ा जा सकता है, उसके ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया जा सकता है, यह बताने का काम पूरे विश्व भर में अगर किसी ने किया है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। मैं बहुत बार बोलता हूँ इनकी चीजों को अपनाया जाए तो इन समस्या से निजात आसानी से हम निकल सकते हैं। हाँ, तो मैं बहुत बार कहता हूं कि आज अगर किसी को पूछेंगे कि हमारे विश्व के सम्मुख कौन सा बड़ा प्रश्न है, तो लोग कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग। मैं कहता हूं ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस चलती है, उसके ऊपर समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है, होगा, लेकिन वो ढूंढने के लिए आप बचोगे तो ना। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग है। जिहाद हम सबको ग्लोबल वार्निंग दे रहा है, और इसलिए पहले जिहाद के ऊपर हमें समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। और पूरे विश्व के लिए जिहाद के ऊपर अगर समाधान कहां पर मिल सकता है तो वो केवल केवल भारत में मिल सकता है। उस समाधान का, उस उत्तर का नाम है श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसलिए केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और वो अपने जीवन में उस राह पर चलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी जी, धन्यवाद। हिंदी विवेक के डिजिटल चैनल में आपने हमारे साथ समय दिया और अपना तो और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने उपलब्ध कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी आभार, और आपको आने वाले यह हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।